नमस्कार। कॉलेज शिक्षा विभाग राजस्थान के ज्ञानदूत चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। ज्ञानदूत चैनल विभिन्न विषयों की ऑनलाइन कक्षाओं का प्रसारण करता है। इतिहास विषय की कक्षाओं के प्रसारण का दायित्व राजकीय लोहिया महाविद्यालय चूरू के पास है। इसी क्रम में आज हम आपके लिए जो व्याख्यान लेकर आए हैं उसका शीर्षक है बाबर। व्याख्यान प्रस्तुत करेंगी डॉक्टर इकबाल। मित्रों, बाबर मध्यकालीन या यूं कहें कि संघर्षकालीन भारतीय इतिहास का एक ऐसा चरित्र है जिसे पढ़ते समय हम उस समय के भारत के विभिन्न पक्षों को समझ सकते हैं, चाहे वह राजनीतिक पक्ष हो, सामाजिक पक्ष हो या भारत का आर्थिक पक्ष हो। सामरिक दृष्टि से भारत के राजा, या मैं कह सकता हूं कि भारत के सुल्तान इब्राहिम लोदी की बात करेंगे ना अपन, किस तरह से लड़ते थे और लड़ने के उस ढंग को बाबर ने भारत में आकर किस तरह से बदला। एक नई तरह की राजनीति हिंदुस्तान में बाबर के आने से शुरू होती है। बाबर एक आक्रांता था, योद्धा था और साथ ही वह एक लेखक भी था। बाबर के समय के इतिहास के स्रोतों की हम बात करें तो उसका बाबरनामा हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कभी आपको समय मिले तो आप बाबरनामा अवश्य पढ़िए। खैर, बाबर के विषय में कुछ अधिक बताने के लिए, कहने के लिए हमारे बीच उपस्थित हैं डॉक्टर श्रीमती इकबाल। मैं बड़े ही आदर के साथ, बड़े सम्मान के साथ आमंत्रित करता हूं डॉक्टर इकबाल को कि वे आएं और बाबर विषय पर अपना व्याख्यान प्रस्तुत करें। प्रारंभ कीजिए मैम। जी नमस्कार। मैं आज अपना व्याख्यान प्रस्तुत कर रही हूँ बाबर के बारे में। बाबर मुगल कालीन भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण व्यक्तित्व रहा और कुछ इतिहासकारों का ये मानना है कि बाबर संपूर्ण मुगल कालीन इतिहास का आकर्षक व्यक्तित्व माना जा सकता है। बाबर का जो स्थायी महत्व है, लैंडपुल जो कि विदेशी इतिहासकार कहते हैं कि भारत में बीजों से उसका स्थायित्व महत्व तो नजर आता है, लेकिन बाबर ने भारत आने से पहले अपने जो दिन भारत से बाहर बिताए थे उन्हें भी हम कम आकर्षक नहीं मान सकते हैं। बाबर जब भारत आया उससे पहले की प्रारंभिक जीवन की हम बात करें तो बाबर का जो जन्म है वह 14 फरवरी 1483 ईस्वी को फरगना में हुआ था। उसके पिता उमर शेख मिर्जा फरगना के एक छोटे शासक थे और उसका जो माता है कुतुब निगार खानम थी और बाबर अपने पितृपक्ष से तैमूर का 5वां वंशज था और अपने मातृ पक्ष की ओर से चंगेज खां का 14वां वंशज था। यानी उसमें मंगोलों की क्रूरता और साहस, साथ ही तुर्कों का जो शिष्टता और साहस और वीरता भी का समन्वय हमें दिखाई देता है। साथ ही उसमें ईरानियों की विनम्रता और शिष्टता भी दिखाई देती है जो पालन पोषण की वजह से उसके अंत में आई थी। बाबर जब बहुत कम उम्र का था, लगभग 11 साल 4 महीने का था, उसी समय उसके पिता का देहांत हो गया। वह और उसके बाद उसे 1194 ईस्वी में गद्दी पर 1494 ईस्वी में उसे फरगना की गद्दी पर बैठना पड़ा।
लेकिन जब बाबर गद्दी पर बैठा तो उसके सामने अनेक कठिनाइयां थी। उसके रिश्तेदार जो है उस पर आक्रमण कर रहे थे। परगना पर दो दिशाओं से आक्रमण होने की जो है संभावनाएं थी, और साथ ही अन्य जो उज़्बेक शक्ति थी वो भी उसके ऊपर आक्रमण करने का प्रयास कर रही थी। इतिहासकार सतीश चंद्र ये कहते हैं कि तैमूरी शहजादे जब आपसी संघर्षों में उलझे हुए थे और उन्हें ये पता ही नहीं था कि उनके सामने एक बहुत बड़ा संकट उज़्बेक शक्ति के रूप में आने वाला है। बाबर बाल्यकाल से ही बहुत महत्वाकांक्षी था और वह चाहता था कि वो अपने पूर्वजों के स्थल समरकंद पर अधिकार करे, और इसलिए उसने समरकंद पर 2 बार आक्रमण किए, लेकिन परिस्थितियां उसके प्रतिकूल रही और दोनों ही बार जो है उसे पराजित होना पड़ा। अंत में तो ये हुआ कि उसे समरकंद के साथ साथ फरगना भी छोड़ना पड़ा, और ऐसी स्थिति में वह जब उत्तर पश्चिम की दिशा में असफल हो गया, तब उसने दक्षिण पूर्व एशिया में अपनी भाग्य को आजमाना चाहा, और इसी क्रम में वह अफगानिस्तान की ओर बढ़ा। 1504 ईस्वी में उसके द्वारा काबुल पर अधिकार कर लिया गया, जहां पर वह 1526 ईस्वी तक, जब तक पानीपत की लड़ाई में वह जीत नहीं गया, वहां का शासक रहा। 1507 ईस्वी में उसने बादशाह की उपाधि धारण की। इससे पहले जो तैमूरी उसके पिता थे, उसके पूर्वज थे, वो मिर्जा की उपाधि धारण करते थे। उसने मिर्जा की उपाधि त्याग कर बादशाह की यानी बादशाह की उपाधि धारण की। लेनपुल ये कहता है कि बाबर मध्य एशिया तथा भारत, लुटेरों के झुंडों तथा सामाजिक शासन व्यवस्था और तैमूर तथा अकबर को जोड़ने वाली कड़ी है। यानी बाबर का मध्यकालीन इतिहास में, खासतौर पर मध्य एशिया के इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान है। नेक्स्ट, बाबर क्योंकि महत्वाकांक्षी था, इसलिए वह सिर्फ काबुल पर अधिकार करने से ही संतुष्ट नहीं रहने वाला था, और जब वह काबुल पर शासन कर रहा था तो उस समय उससे जुड़ा हुआ पंजाब का क्षेत्र उसे आकर्षित कर रहा था, और इसी क्रम में उसने भारत पर आक्रमण करने की योजना बनाई। कहा जाता है कि इसकी प्रेरणा उसे अपने अमीरों से मिली, क्योंकि एक अमीर ने उसे दरबार में कहा कि आप आगे बढ़िए और भारत में जाकर जो है वहां पर शासन अपना लगाइए, जहाँ जिसका रास्ता आपके पूर्वज दिखा चुके हैं, और वहां की जो जलवायु है वो आपके अनुकूल रहेगी, और आप वहां के आनंद में जीवन को जो है उसका आनंद लीजिए। तो ये एक शुरुआत थी जिसके द्वारा बाबर ने भारत पर आक्रमण करने का निश्चय किया। बाबर क्योंकि संघर्षशील था और उसके प्रारंभिक दुर्दिन जो उसे देखने पड़े थे अपने बाल्यकाल में और फरगना के शासक के रूप में, तो उसने उसमें जो है धैर्य, साहस, निडरता और मृत्यु से निर्भय होने के गुणों को उसमें बो दिया था, और इसलिए भारत पर आक्रमण करना उसकी एक महत्वाकांक्षा का और उसके साहस का प्रतीक था। पानीपत के युद्ध से पहले हम देखें कि बाबर ने जो है भारत पर आक्रमण किया, तो उसने पानीपत से पहले लगभग 5 आक्रमण उसके द्वारा किए गए। नेक्स्ट स्लाइड। और उस क्रम में उसने सबसे पहले जो है भेरा और बाजोर को जीता। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि बाबर ने भारत पर जो आक्रमण किए तो उसके कारण क्या थे, यानी वह कौन सी परिस्थितियां थी जिसने बाबर को प्रेरित किया कि वे भारत पर आक्रमण करें। तो सबसे पहला कारण तो ये रहा, जैसा मैं पूर्व में कह चुकी हूँ, कि बाबर की महत्वाकांक्षा। बाबर बहुत महत्वाकांक्षी और साहसी था, और जब काबुल पर वो शासन कर रहा था तब उसे लगा कि उसे जो है अपने पड़ोसी जो क्षेत्र है उस पर भी अधिकार करना चाहिए, और क्योंकि तैमूर पहले भारत पर आक्रमण कर चुका था, तो ऐसी स्थिति में अपने पूर्वजों के राज्य पर अधिकार वह अपना समझता था। दूसरा कारण था उत्तर पश्चिम में असफलता, यानी उत्तर पश्चिम में उसने समरकंद को जीतना चाहा था, लेकिन वहां पर उज़्बेकों की वजह से उसे सफलता हासिल नहीं हुई। तब अपनी महत्वाकांक्षा को पूर्ण करने के लिए उसने दक्षिण पूर्व एशिया में आगे बढ़ने का जो है प्रयास किया, और उसी का परिणाम था भारत पर आक्रमण।
इसके बाद एक और जो कारण उत्तरदायी रहा वह था बाबर का चरित्र एवं क्षमता। बाबर बहुत महत्वाकांक्षी होने के साथ साथ निडर और साहसी भी था। उसमें ये क्षमता थी कि वो अपने साम्राज्य विस्तार के लिए आगे बढ़ सकता है, और ऐसी स्थिति में उसने काबुल से आगे बढ़कर भारत पर आक्रमण करने का निश्चय किया। एक और जो कारण था वह था भारत की संपत्ति को पाना। उसने ये सुन रखा था कि भारत में बहुत सी सोने की शिलाएं हैं, बहुत सारा धन यहाँ पर उपलब्ध है, संपत्तियां हैं, तो वो उस संपत्ति को पाना चाहता था ताकि उसकी जो आर्थिक विपिनता है, आर्थिक जो दरिद्रता है, वो दूर हो सके। इसलिए जब उसने शुरुआती आक्रमण में सफलता पाई तो उसने कहा कि अब काबुल की गरीबी और नहीं, यानी उसने भारत में ही रहने का निश्चय कर लिया। यानी भारत की संपत्ति बाबर को आकर्षित कर रही थी कि वे यहाँ पर आक्रमण करें। इसके बाद में चर्चा करना चाहूंगी तत्कालीन भारत की दुर्बल राजनीतिक स्थिति। उस समय भारत की हम बात करें तो भारत जो है अनेक छोटे छोटे कमजोर राज्यों का समूह मात्र रह गया था, जो परस्पर संघर्षरत थे, और उनकी संघर्षों ने एक दूसरे को काफी कमजोर बना दिया था। सबसे पहले बात हम करें आगरा और दिल्ली, जहां पर इब्राहिम लोदी का शासन था। इब्राहिम लोदी एक नवयुवक था जिसमें बहुत ज्यादा क्षमताएं नहीं थी, और उसके जो पड़ोसी राज्य थे, उसके अपने परिवार के लोग जो हैं, वो उसे सत्ता से हटाने के प्रयास लगातार कर रहे थे। उनमें दौलत खां लोधी, जो कि पंजाब का सूबेदार और एक लगभग स्वतंत्र शासक जैसा ही था, उसने तो बाबर को स्वयं आमंत्रित किया था कि वो आक्रमण करे भारत पर। इसके अलावा इब्राहिम लोदी का चाचा आलम खां लोधी, महमूद खां लोधी जो कि चचेरा भाई था, ये सब लोग इब्राहिम लोदी के खिलाफ थे, क्योंकि इब्राहिम लोदी एक स्वतंत्र सत्ता स्थापित करने के लिए प्रयास कर रहा था, और ऐसी स्थिति में ये सब लोग उसके खिलाफ हो गए थे। इसके साथ साथ जो है हम बात करते जाएंगे खान जो है मेवाड़ की, जहाँ पर उस समय राणा सांगा का शासन था, और वह भी मालवा और जो है इब्राहिम लोदी को पराजित करने के बाद उसका ये सपना था कि वो आगरा और दिल्ली पर भी अधिकार कर ले। इसके अलावा बाबर ये कहता है कि उस समय लगभग 7 राज्य भारत में थे, जिसमें से 5 मुस्लिम राज्य थे, जैसे दिल्ली, आगरा, मालवा, गुजरात, बंगाल और बहमनी राज्य, और 2 जो है हिंदू राज्य थे, जिसमें मेवाड़ और विजयनगर का उल्लेख वो करता है। बहमनी और विजयनगर राज्य तो दक्षिण में थे, उनका उत्तर भारत की राजनीति में ज्यादा महत्व नहीं था, लेकिन राणा सांगा की स्थिति महत्वपूर्ण थी। वहीं नुसरत शाह जो कि बंगाल में शासक था, मालवा में जो है खिलजी शासन कर रहे थे, तो ये अफगान जो शक्तियां थी, ये सब लोग परस्पर संघर्षरत थे, और उनके संघर्षों की स्थिति ने संपूर्ण भारत की स्थिति को जो है कमजोर कर दिया था, राजनीतिक रूप से दयनीय बना दिया था, और कोई भी महत्वाकांक्षी आक्रमणकारी यहाँ पर सत्ता स्थापित करने के बारे में सोच सकता था, और ऐसा ही बाबर ने भी किया। नेक्स्ट स्लाइड। बाबर ने भारत पर जो आक्रमण किए, उसके प्रारंभिक आक्रमणों की हम जहां तक बात करें तो उसका पहला आक्रमण 1519 ईस्वी में हुआ, और उसने आगे बढ़कर बाजोर और भेरा को जीत लिया। ये दोनों महत्वपूर्ण थे सामरिक दृष्टिकोण से, लेकिन बाबर यहाँ लंबे समय तक रुक नहीं पाया, और उसकी अपनी आंतरिक जो परेशानियां थी काबुल में, उस अस्थिरता की वजह से उसे वापस भारत से लौटना पड़ा। इसके बाद उसने सितंबर 1519 ईस्वी में वह पेशावर तक आ गया था, लेकिन उसे ईरानियों के आक्रमण की सूचना मिली, तो ऐसी स्थिति में उसे वापस बीच रास्ते में से लौट जाना पड़ा। और तीसरा आक्रमण उसका जो है वह 1520 ईस्वी में हुआ, जब आगे बढ़कर उसने पहले बाजोर को, फिर भेरा को, और उसके बाद में सियालकोट को जीत लिया। भेरा एक गेट या दरवाजा हम समझ सकते हैं कि बाहर से आने वालों के लिए एक रास्ता था, और सियालकोट को जीतने पर वह काफी आगे तक पहुंच गया। और यहाँ इसके बाद जो उसका चौथा आक्रमण है वह 1524 ईस्वी में हुआ, और उसने लाहौर व दीपालपुर पर विजय प्राप्त की। इसके अलावा उसका
दौलत खान लोधी जो कि लाहौर का उस समय सूबेदार था या स्वतंत्र शासक जैसी स्थिति में वह था, तो वह पराजित हुआ और इसके बाद उसने आत्मसमर्पण कर दिया बाबर के समक्ष। और साथ ही उसने ये आश्वासन दिया कि वह इब्राहिम लोधी पर आक्रमण के समय उसकी मदद करेगा। और इसके बाद जब 1524 ईस्वी में वह लाहौर को जीत लिया, उसके बाद आगे बढ़कर उसने अफगानों की दूसरी सेनाओं को भी पराजित किया। तो जो आलम खां लोधी और महमूद लोधी वगैरह थे, उन्होंने भी बाबर के साथ अधीनता स्वीकार का प्रस्ताव भेजा और साथ ही उसे आमंत्रित किया कि वह इब्राहिम लोधी पर आक्रमण करे। उन्होंने कहा कि इब्राहिम लोधी एक निरंकुश शासक है और उसके अमीर भी उसके साथ नहीं है। तो ऐसी परिस्थितियों ने बाबर को प्रोत्साहित किया कि वे आगे बढ़कर दिल्ली और आगरा पर भी विजय प्राप्त करें। पानीपत का युद्ध जो कि इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच में हुआ, वह 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को हुआ। इस समय बाबर जो है उसने एक सुनियोजित तरीके से जो है अपनी सेना का गठन किया। इतिहासकारों का ये मानना है कि बाबर जब सिंधु नदी को पार करके भारत की ओर बढ़ा, तब उसके पास लगभग 12,000 लोग थे। लेकिन जैसे जैसे पंजाब को जीतने के बाद वो आगे बढ़ा, तो उसकी उदारतापूर्ण नीतियों की वजह से अनेक लोग उसके साथ सेना में शामिल होते चले गए और उसके सैनिकों की संख्या लगभग 25,000 के लगभग मानी गई। वहीं ये माना जाता है कि इब्राहिम लोधी के पास 1 लाख सैनिक और 1,000 हाथी थे। लेकिन प्रोफेसर सतीश चंद्र का ये मानना है कि भारतीय शासकों के साथ बहुत सारे नौकर चाकर परिवार के लोग आदि शामिल रहते हैं, इसलिए ये माना जा सकता है कि उसके पास वास्तविक सैनिकों की संख्या काफी कम रही होगी। लेकिन फिर भी ये तो मानना ही होगा कि बाबर की जो सैनिक संख्या है, उससे लगभग दुगनी सैनिक संख्या जो है इब्राहिम लोधी की थी। दोनों पक्षों ने पानीपत के मैदान में वे आमने सामने डटी और बाबर ने अपनी सेना के एक हिस्से को पानीपत नगर में ठहराया और साथ ही उसने अपनी सेना का जो जमाव किया उसमें दोहरी रक्षा भित्ति उसने अपनाई। वहां पर उसने जो छोटी छोटी गाड़ियां थी उनको एक दूसरे से बांध दिया ताकि रक्षा कवच का काम करे और उसके आगे उसने खाई बनवाई जिनको पेड़ों की शाखाओं से और डालियों आदि से भर दिया गया, जो कि एक रक्षा कवच का काम कर रही थी। साथ ही इस युद्ध में बारूद का प्रयोग भी किया गया। ये माना जाता है कि भारत में भी इससे पहले पानीपत के युद्ध से पहले बारूद का प्रयोग होता रहा था, लेकिन बाबर के द्वारा पानीपत के मैदान में पहली बार बड़े पैमाने पर बारूद का तोपखाने में प्रयोग किया गया और उसके बाद भारत में भी इसकी शुरुआत हुई। तो बाबर ने जो है तुलुकमा पद्धति का प्रयोग किया और साथ ही उसने जो तोपखाने का प्रयोग किया उससे युद्ध का निर्णय 2-3 घंटे मात्र में हो गया। इब्राहिम लोधी यद्यपि बहुत बहादुरी से लड़ा, लेकिन वह जीत नहीं पाया और अंततः उसकी हार हुई और उसकी सेना में भगदड़ मच गई और वो इधर-उधर जो है निकल गई। परिणाम ये हुआ कि बाबर जो है युद्ध में विजयी हुआ और इब्राहिम लोधी की मृत्यु हो गई और ये भी माना जाता है कि लगभग 15,000 सैनिक इब्राहिम लोधी के उसके सहित जो है इस युद्ध में मारे गए। तो यह युद्ध जो है पानीपत का युद्ध इतिहास में एक निर्णायक युद्ध माना जाता है, क्योंकि इस युद्ध में विजय से बाबर का आगरा और दिल्ली में शासन स्थापित हो गया। वहीं लोधी सत्ता जो है समाप्त हो गई और अफगानों को जो है आगरा और दिल्ली छोड़कर भागना पड़ा। वहीं आर्थिक दृष्टिकोण से भी हम देखें तो यह युद्ध जो है बाबर के लिए लाभदायक रहा, क्योंकि यहाँ पर उसे जो धन संपत्ति मिली उससे उसकी जो आर्थिक विभिन्नता थी वह समाप्त हो गई। और साथ ही राजनीतिक दृष्टिकोण से अगर हम देखा जाए तो प्रोफेसर सतीश चंद्र ये मानते हैं कि इस युद्ध का राजनीतिक दृष्टिकोण से इतना ज्यादा महत्व नहीं है, क्योंकि अभी बाबर को राणा सांगा का सामना करना था, साथ ही अफगानों की जो बची हुई शक्ति थी उसका मुकाबला भी उसे करना था और इन दोनों को पराजित करने के बाद ही वह दिल्ली और आगरा के सिंहासन पर निश्चित होकर बैठ सकता था। लेकिन इसके बावजूद रशब्रुक विलियम्स ये कहते हैं कि
अब बाबर के इधर उधर भटकने के दिन समाप्त हो गए थे। अब वह निश्चित होकर जो है अपने सिंहासन पर बैठ सकता था, और जो आर्थिक उसकी जो दुर्बलता थी वो भी अब खत्म हो गई थी। और साथ ही जहां तक हम परिणामों की बात करें, तो मुगल सत्ता की स्थापना दिल्ली में हो गई, भारत में हो गई। साथ ही सैनिक परिणाम भी महत्वपूर्ण रहे। तोपखाने के प्रयोग ने जता दिया कि अगर युद्ध पद्धति जो यूज काम में लेनी है तो वो नए तरीके की होनी चाहिए, क्योंकि इब्राहिम लोदी की जो युद्ध पद्धति थी वो परंपरागत युद्ध प्रणाली थी। और बाबर ने अपनी आत्मकथा में कहा है कि भारतीय सैनिक जो है मरना जानते हैं, लड़ना नहीं जानते हैं। साथ ही उसने इस विजय में अपना जो पक्ष रखा, सैन्य पक्ष के बारे में कहना था कि युद्ध का श्रेय उसने अपने तीर अंदाजों को दिया। यद्यपि ये माना जाता है कि बाबर का जो तोपखाना है उसकी वजह से उसे युद्ध में सफलता हासिल हुई। इसी के साथ साथ हम एक चीज और देखें कि पानीपत के युद्ध में विजय से के बाद यद्यपि उसके जो बेग हैं, उसके जो सरदार हैं, वो अब युद्ध नहीं करना चाहते थे, क्योंकि उन्हें भय था कि वो एक शत्रु देश में है, एक जो है ऐसी जगह पर है जहां पर लंबे समय तक रुकना खतरे से खाली नहीं है। लेकिन बाबर अब ये समझ सका था कि उसे की महत्वाकांक्षाएं पूरी करनी है, साम्राज्य प्रसार करना है और अपनी आर्थिक स्थिति को दृढ़ बनाना है, तो उसे भारत में रुकना ही होगा। और इसका परिणाम ये हुआ कि उसने एक आर्थिक जो है अंतिम निर्णय ले लिया कि वो भारत में रुकने वाला है, और उसने उन बेगों को जो मध्य एशिया वापस लौटना चाहते हैं उसकी अनुमति उनको दे दी। और अब ये तय हो गया था कि बाबर भारत में रुक रहा है। ऐसी स्थिति में खानवा के युद्ध का होना जरूरी हो गया था, क्योंकि जिस प्रकार एक जंगल में दो शेर नहीं रह सकते हैं, या एक बयान में दो तलवारें नहीं रह सकती है, उसी प्रकार उत्तर भारत में दो शक्तिशाली राजा यानी बाबर और राणा सांगा का एक साथ रहना संभव नहीं था। और इसीलिए राजपूतों में और बाबर में युद्ध हुआ, जो कि खानवा के युद्ध के नाम से जाना जाता है। और ये युद्ध हुआ था 16 मार्च 1527 ईस्वी को। और इसके लिए भी कुछ कारण उत्तरदायी रहे। एक मोटा मोटा कारण ये कहा जाता है कि बाबर ने कहता है कि राणा सांगा ने उसे मदद देने का वायदा किया था इब्राहिम लोदी के खिलाफ, लेकिन उसने अपने वायदे को पूरा नहीं किया, इसलिए मैं उसके ऊपर आक्रमण कर रहा हूँ। लेकिन मूल कारण यही था कि वो जब तक राजपूत योद्धा को पराजित नहीं करता, तब तक दिल्ली का राज्य उसके लिए सुरक्षित नहीं था। और इसके परिणाम स्वरूप दोनों पक्षों में युद्ध हुआ। और यहाँ पर भी बाबर ने पानीपत की युद्ध प्रणाली को, उसी प्रकार की मोर्चाबंदी का प्रयोग किया। उसी प्रकार तोपों को जो है एक दूसरे से बांध कर रक्षा पंक्ति तैयार की गई, और साथ ही आगे खाई भी खोदी गई। और इस युद्ध में भी जो है राजपूतों ने बहादुरी का परिचय दिया, लेकिन अंततः तोप खाने ने और बाबर की जो सुरक्षित सेना थी उसने राजपूत सेना को जो है पराजित कर दिया। राणा सांगा को घायल अवस्था में युद्ध स्थल से बाहर ले जाया गया और बाद में उनकी मृत्यु हो गई। तो इस प्रकार खानवा को जीतने के बाद पानीपत का विजेता अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकता था। और जिस प्रकार हम कहते हैं कि बख्तर ने प्लासी के कार्य को पूरा किया, उसी प्रकार खानवा के युद्ध ने पानीपत के युद्ध के अभियान को पूरा कर दिया। और इसके बाद हम और आगे बात करें तो जो एक और युद्ध बाबर को करना पड़ा वह था चंदेरी के खिलाफ। और यहाँ के राजपूत राजा मैदिनी राय के खिलाफ 28 जनवरी 1528 ईस्वी को बाबर ने अभियान किया। और दोनों पक्ष में जो युद्ध हुआ उसमें भी अंततः बाबर को सफलता हासिल हुई, और राजपूत महिलाओं ने यहाँ पर जौहर भी किया। और इसके बाद जो है बाबर का जो राज्य है काफी विस्तृत हो गया। लेकिन अभी भी उसके सामने एक चुनौती थी, वो थे अफगान। क्योंकि ये कहा जाता है कि पानीपत के युद्ध में अफगान सर्प जो है वो घायल हुआ था, अभी मृत नहीं हुआ था। तो ऐसी स्थिति में अफगानों की शक्ति को कुचलना भी बहुत जरूरी था, क्योंकि वहां का जो शासक नुसरत शाह है उसके यहाँ पर जो अफगान बचे हुए थे वो जाकर इकट्ठा हो रहे थे, और ये बाबर के लिए बड़ी चुनौती थी। और इसलिए कहा जाता है कि बाबर आगे बढ़ा गंगा नदी के किनारे, और गंगा और घाघरा नदी के संगम पर दोनों पक्षों के बीच में युद्ध हुआ। यहाँ पर भी
बाबर को सफलता हासिल हुई, लेकिन क्योंकि उसे मध्य एशिया में और दिल्ली में अपने राज्य की चिंता थी, इसलिए वह बंगाल में लंबे समय तक रुक नहीं सकता था। इसलिए उसने वहां के सुल्तान नुसरत शाह के साथ संधि कर ली कि वे भविष्य में कोई विद्रोह या अफगानों को संरक्षण नहीं देगा। और इसके बाद बाबर जो है वापस दिल्ली, आगरा लौट गया, और जब वह काबुल लौट रहा था, रास्ते में ही 1530 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि बाबर एक संघर्षशील और जुझारू व्यक्तित्व था, जिसने अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए न केवल मध्य एशिया में बल्कि दक्षिण एशिया में भी अपने युद्ध कौशल और अपनी युद्ध नीति के जौहर दिखाए और सफलता हासिल की। तो बाबर को हम जो है एक मध्य एशिया के साथ साथ भारत में एक मान सकते हैं कि जिसको इस बात का श्रेय है कि उसने भारत में अपने साम्राज्य की स्थापना की। और मैं कुछ सवालों की चर्चा करना चाहूंगी जो पूछे जाते हैं प्रतियोगी परीक्षाओं में, जैसे कि बाबर ने तुलुगमा युद्ध पद्धति का प्रयोग किन से सीखा? तो हमारा उत्तर होगा उज्बेकों से उसने ये प्रणाली सीखी थी। साथ ही बहुत सी बार पूछा जाता है कि पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर का साथ किस अफगान ने दिया था? तो उत्तर हमारा होगा आलम खां लोधी। साथ ही ये पूछा जाता है कि पानीपत के प्रथम युद्ध की तुलना प्लासी के युद्ध से कौन से इतिहासकार ने की? तो उत्तर होगा ईश्वरी प्रसाद। साथ ही एक चीज और ध्यान देने योग्य है कि घाघरा का जो युद्ध है वह जल और थल दोनों स्थानों पर लड़ा गया। साथ ही बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए जिस अफगान सरदार के द्वारा आमंत्रित किया गया था वह थे दौलत खां लोधी। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि बाबर जो है उसने लंबे समय तक संघर्षरत रहते हुए अंततः एक विस्तृत राज्य पर जो है विजय पाई और सफलतापूर्वक जो उसे अपनी कार्य में। धन्यवाद।